हेलो नमस्कार गुड इवनिंग जय हिंद वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न शुरू करने से पूर्व आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार हैं वो कितने प्रकार के हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 6 मूल अधिकार। 6 मूल अधिकार जो है ये भारतीय नागरिकों को संविधान प्रदान करता है। इससे पहले संपत्ति का अधिकार भी एक अधिकार था, परंतु वर्तमान में उसको 401 के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है यह किसमें निहित होती है। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में या इन सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में जो है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, लेकिन ये वास्तविक कार्यपालिका नहीं होती है। अर्थात जो संघ की वास्तविक शक्तियां होती हैं वे प्रधानमंत्री के पास होती हैं। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्ताव लाया, जिसके माध्यम से उन्होंने पहली बार भारत के लिए संविधान की मांग की। इसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जो भारत के लिए संविधान की मांग की, ब्रिटेन के समक्ष अपनी मांग रखी। लेकिन 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार औपचारिक रूप से ब्रिटेन के समक्ष संविधान सभा द्वारा भारत के लिए संविधान निर्माण की मांग रखी थी, जिसे मतलब 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया, आधिकारिक रूप में उसको मान्यता दी और 1936 में बैजपुर के जो है कांग्रेस के अधिवेशन में उसकी औपचारिक घोषणा कर दी थी। तो ये था कि क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। 3 माह का, 5 माह का, 6 माह का या इसकी कोई सीमा नहीं दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 6 माह। राज्यसभा एवं लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, अर्थात 1 वर्ष में 2 अधिवेशनों का होना अनिवार्य है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से किस यूटी का अपना उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप का, दमन और दीव का, पुदुचेरी का या उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उपरोक्त में से किसी का नहीं। न लक्षद्वीप का, न दमन दीव का, न पुदुचेरी का, इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों का अपना हाईकोर्ट नहीं है। अगला और 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय की गणना का कार्य कौन करता है। क्षमा करें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। राष्ट्रीय आय की अगर गणना की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। अगला और 6ठा नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई इसका जो है मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। कृषि पर था, उद्योग पर था, परिवहन पर था या गरीबी हटाने पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल जो है वो कृषि पर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला और 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से राज्य सरकार जो कर लगाती है, केंद्र सरकार जो कर लगाती है, वे अलग होते हैं, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर अलग होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर कौन कौन से हैं। भू राजस्व कर है, मनोरंजन कर है, पथ कर है, या ये सभी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ये सभी, अर्थात राज्य भू राजस्व कर भी लगाता है, मनोरंजन कर भी लगाता है और पथ कर भी लगाता है। यहाँ राज्य का तात्पर्य प्रदेश से है, ना कि भारत गणराज्य से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 3 बार। स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात 1947 के बाद से अब तक वर्तमान तक कुल 3 बार जो है भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है कि देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। देश में अर्थात भारत देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। क्षेत्रीय बैंक है, भूमि विकास बैंक है, सहकारी बैंक है या नाबार्ड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नाबार्ड। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए वित्त को उपलब्ध कराती है और इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि यह ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों के लिए कृषि विकास के लिए वित्त का अवमूल्यन करे, वित्त को आवंटित करे। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है। प्रीवियस ईयर का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस राज्य के द्वारा जारी की गई थी। केरल राज्य, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा जो है पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब में क्या परिवर्तन आता है। दाब घटता है, दाब बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या ये सभी घटनाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो है ये दाब घटता जाता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगला और 12वां नंबर प्रश्न है आपका कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका क्या कारण है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी आने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है कि खाना जल्दी बन जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पक जाता है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। भौतिक विज्ञान का प्रश्न है प्रीवियस ईयर का कि पानी की बूंदें गोल होती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। प्लावन बल है, पृष्ठ तनाव है, केशिकत्व है या उत्क्षेप है। तो पानी की बूंदों के गोल होने का जो प्रमुख कारण है ये पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंदें जो है वो गोल होती हैं। सरफेस टेंशन जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, इसके कारण ही पानी की बूंदें गोल होती हैं। अगला और 14वां नंबर प्रश्न है कि झोला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की अगर आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई लड़की झूला झूल रही है और उसके बगल में एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो इससे आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा या इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या ये सभी घटनाएं इसमें होंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आवर्तकाल जो है अपरिवर्तित रहेगा।
अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, उसके बगल में एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है, तो इससे आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है कहलाता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं हो पाता वो क्या कहलाता है? वो यौगिक कहलाता है, अणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है या तत्व कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों परमाणु। परमाणु किसी भी कण का वह सूक्ष्मतम, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। और यही परमाणु की परिभाषा होती है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है या नीले लिटमस पेपर पर क्या प्रतिक्रिया करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, पीला कर देता है, हरा कर देता है या कुछ असर नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लाल कर देता है। जो अम्ल का जलीय विलयन है या नीले लिटमस पेपर को जो है ये लाल कर देता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों कि जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगा लीजिए कि जल में स्थायी कठोरता का महत्वपूर्ण कारण क्या है? जल की स्थायी कठोरता की बात करें तो इसका प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट हैं, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट हैं या उपरोक्त सभी इसका कारण है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ही जल में स्थायी कठोरता पाई जाती है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? लामार्क को कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है या अरस्तु को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मेंडल। ग्रेगोर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला और 19 नंबर प्रश्न है कि एक वर्णांध व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं होती है? एक जो वर्णांध व्यक्ति होता है, वर्णांध सही लिख लीजिएगा, एक जो वर्णांध व्यक्ति होता है इसको किस रंग की पहचान या यह व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? लाल पीले रंग की पहचान नहीं कर पाता है, हरा पीला रंग की पहचान नहीं कर पाता है, लाल और नीले रंग की पहचान नहीं कर पाता है या हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हरा और लाल। हरा और लाल जो है ये एक वर्णांध व्यक्ति द्वारा इस रंगों की पहचान नहीं की जा सकती है। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों आज का कि पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कि पौधे जो पत्तियों के द्वारा भोजन निर्मित करते हैं उसको पूरे पौधे में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, वार्षिक वलय करता है या इन सभी का योगदान जो है इसमें होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये जब पेड़ जो है पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण करता है तो फ्लोएम इसका जो है संचार पूरे पेड़ में कर देता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।